देखो लास्ट क्लास तक अपन अकाउंटिंग का डेफिनेशन, एडवांटेजेस, अकाउंटिंग साइकिल और ये सारा पार्ट किया था। ठीक है, कनेक्ट नहीं हो गया। आज थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं। हमने अभी तक रिवीजन कर लिया पूरा का पूरा, कोई किसी भी पॉइंट में डाउट नहीं है, क्लैरिटी से सब कुछ समझ में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन स्टॉप किया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डेफिनेशन डिस्टिंग्विश में, जहां पे देखा था बुक कीपिंग बेसिकली क्या, मुनीम जी वाला काम। फिर मुनीम जी के बाद थोड़े एजुकेटेड लोग आए जिसको हमने बोला अकाउंटेंट। तो इन दोनों का डिस्टिंग्विश देखा, मुनीम जी के लेवल पे लो लेवल नॉलेज चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हाई लेवल नॉलेज चाहिए। बुक कीपिंग जब तक नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग मेरा स्टार्ट नहीं हो सकता। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज वेयर एज अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग में रूटीन काम होता है, वेयर एज अकाउंटिंग में थोड़ा एनालिटिकल काम होगा। बुक कीपिंग के स्टेज में दो चीज कवर होगा मेरा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मतलब जर्नल्स एंड लेजर्स। वेयर एज अकाउंटिंग में क्या कवर होगा, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट एंड देन कम्युनिकेशन। ये सारा था, क्लियर है। अभी देखो अकाउंटेंट से भी ऊपर लोग होते हैं, जैसे डिग्री होल्डर जो पीएचडीज होते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक, जिनके वर्ड के नाम के आगे में डॉक्टरेट लगता है, जिसको हम लोग डॉक्टरेट बोलते हैं वो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिनको बोला जाता है कि आप वर्ल्ड ऑफ अकाउंट्स, मतलब उनको वर्ल्ड ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है बिकॉज उनको कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स होता है। जिसको कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स है उसको लिए हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। हमारे सब्जेक्ट्स का नाम क्या है, अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग तो एक जरिया है कैसे आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके कम्युनिकेट करोगे, बट उसके साथ साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सीखना होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल क्या है, स्कूल एक जरिया है जहां पे आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन स्कूल भी रजिस्टर्ड है किसी बोर्ड के अंडर में। बोर्ड क्या है, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है ना। सिमिलरली अकाउंटेंसी का मतलब कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। वेरएज अकाउंटिंग में कुछ कमी है। क्या कमी है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए डिसीजन नहीं ले रहा। अकाउंटेंट सिर्फ कम्युनिकेट करता है कि मेरा बिजनेस में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर में क्या बजट बनना चाहिए, फ्यूचर में बिजनेस कैसे करेगा, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो नहीं बता पाता। उसके लिए चाहिए कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। क्लियर है, तो अभी समझना पड़ेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। एक बात बताओ, यानी मैं ये बोल सकता हूं अकाउंटेंसी सबसे लास्ट है, सबसे पहले बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो होता क्या बिजनेस में, आजकल तो बुक कीपिंग को रिप्लेस करके अकाउंटेंट लोग हो गए। अकाउंटेंट ही क्या करता है, बुक कीपिंग का काम करता है और खुद का काम भी करता है। अब अकाउंटेंट एक बिजनेस का ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना देता है। अब फिर आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे जैसे लोग, उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं एंड फिर अपना कमेंट्स देते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, एज पर द लीगल एस्पेक्ट्स ये परफेक्ट है या नहीं। बिकॉज जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है ना। वो रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज भी तो होना पड़ेगा। तो वो नॉलेज किसको है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो वो जाके उसको चेक करता है। यानी बेसिकली अकाउंटेंसी का काम कब स्टार्ट होगा, जब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों खत्म हो जाएगा। और अकाउंटिंग का काम कब स्टार्ट होगा, जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाएगा। यानी अकाउंटिंग डिपेंड होता है बुक कीपिंग पे और अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंडेंट है। क्लियर है, तो लिखना डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड, यस, पेज के एक साइड में लिखोगे अकाउंटिंग, एक साइड में अकाउंटेंसी।
यानी अकाउंटिंग के अंदर मेरा काम क्या क्या है? आपका बुक कीपिंग से लेकर एनालाइजिंग तक पूरा है। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब करते हैं ना। अकाउंटेंसी में क्या करेगा? उसके साथ साथ हम लोग इंटरप्रिटेशन भी करेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे करना है। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट वहां पे हम लोग एनालाइज में वैसा एनालाइजेशन नहीं कर रहा है। जस्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, उसका समरी बनाया, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना के दे दिया, बता दिया, बस उतना ही काम कर रहा है। लेकिन कल को धंधा में लॉस हुआ है तो अब उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है उसका नॉलेज नहीं है। फ्यूचर में आपको बिजनेस में कितना पैसा का रिक्वायरमेंट होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बिजनेस ग्रो करना है तो और क्या करना चाहिए, वो सारा नॉलेज अकाउंटिंग के पास नहीं है। क्लियर है? उसके लिए आपको एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए जो आपके बिजनेस को अच्छे से समझे और अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझे। क्लियर है? तो लिखना अकाउंटिंग के अंदर इट इज अ नॉलेज ऑफ it is a knowledge of recording, classifying, summarizing, analyzing and communication। क्योंकि देखो जिसको अकाउंटिंग आता होगा उसको बुक कीपिंग का काम तो आता ही होगा ना, वो तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज है। लेकिन सोचो जिसको अकाउंटेंसी पूरा का पूरा आता है, क्या उसको अकाउंटिंग का काम नहीं आता होगा? क्या आता ही होगा ना। अलोंग विद द अकाउंटिंग उसको और एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है? उसको अकाउंट्स का सारा रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशन सब कुछ पता है। ठीक है? तो अलोंग विद द अकाउंटिंग इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अलोंग विद अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो लिखाए थे तो उसमें 4 पॉइंट आप दिलाए थे, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट देयर। मतलब हमको इसमें कंफ्यूजन है, इंटरप्रिटेशन में कम्युनिकेशन उसके अंदर। हाँ, एक ही बात है। इंटरप्रिटेशन लिखो या कम्युनिकेशन लिखो, बात एक ही है, वो सेम है। अलोंग विथ अकाउंटिंग it is a body of knowledge describing rules or principles to be followed while accounting। जैसे कि एक नॉर्मल अकाउंटेंट को पता होगा जर्नल वगैरह कैसे करना है, लेकिन जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है ना उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी नॉलेज होता है। आप अपने बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग करते हैं इट इज डन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट एक नॉर्मल अकाउंटेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज नहीं होता, वेयर इज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक बहुत बड़े डिग्री होल्डर को वो नॉलेज होता है। तो जब वो क्या करता है, वो उसके पास क्या नॉलेज है? अकाउंटिंग का नॉलेज तो है ही, प्लस उसके साथ साथ रूल्स भी पता है, उसको सारे रूल्स के बारे में भी पता है कि कब कैसे क्या करना है, इसीलिए अकाउंटेंसी है। ठीक है? along with accounting it is a body of knowledge describing rules or principles to be followed while accounting। एड ऑन है यानी कंप्लीट नॉलेज है। सेकेंडली कौन किस पर डिपेंड करता है? अकाउंटेंसी अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग
it depends on both bookkeeping and accounting. अकाउंटिंग कब शुरू होता है? When bookkeeping ends, और अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होगा? Accountancy starts when both bookkeeping and accounting ends. जब दोनों का काम खत्म होगा तभी अकाउंटेंसी का काम चालू होगा। तो बताओ स्कोप वाइज कौन सा बड़ा है? बिकॉज इसको तो कंप्लीट नॉलेज है भाई, कितना कुछ कर सकता है वो। तो यानी स्कोप वाइज तो बड़ा कौन सा है? अकाउंटेंसी। तो यानी अकाउंटिंग क्या हो गया? इट इज नैरो इन स्कोप, इट इज नैरो इन स्कोप। और ये क्या है? मच वाइडर। अरे भाई एक बार सीए बन गए उसके बाद तो जरूरी थोड़ी ना खाली बिजनेस का अकाउंटिंग करना है, कितना कुछ काम कर सकते हैं अपन। इट इज मच वाइडर इन स्कोप। अकाउंटिंग करते क्यों धंधे का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का? प्रॉफिट एंड लॉस, टू असर्टेन financial position and profitability of the business. Its main objective is to ascertain profitability and financial position of the business. बट इसका तो क्या है, बड़ा स्कोप है। बड़ा स्कोप है तो क्या क्या इंक्लूड करेगा ये इसका ये जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है वो तो होगा अकाउंटेंसी का, प्लस डिसीजन मेकिंग कि धंधा फ्यूचर में चलाना है या नहीं चलाना, चलाना है तो कैसे चलाना है, कितना पैसा और लगाना पड़ेगा या कितना पैसा हम लोग बिजनेस से निकाल ले, नया ब्रांच ओपन करें या नहीं करें, कितने एम्प्लॉयज को हायर करें, ठीक है, कितनों को फायर कर दे, ये सब डिसीजन मेकिंग का काम ये है अकाउंटेंसी। क्लियर है? अलोंग विद द objective, along with the objective of accounting, it includes decision making function also. फटाफट रीड करो और अभी के अभी इसको याद करो, हम पूछेगा। क्या था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी? अकाउंटिंग इज द नॉलेज ऑफ recording, classifying, and analyzing computation. Whereas accountancy, along with accounting, is a body of knowledge, rules और principles। ठीक है,
अकाउंटेंट, ठीक है। देन accounting depends on bookkeeping, whereas accountancy depends on both bookkeeping and accounting, ठीक है। accounting starts when bookkeeping ends, starts when both bookkeeping and accounting ends, ठीक है। फिर narrow in scope, बहुत छोटा सा स्कोप है। wider in scope, narrow in scope का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? to ascertain financial position and profitability of the business, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी का डिसीजन मेकिंग भी ऐड हो जाएगा उसमें, वो तो करना ही करना है, डिसीजन मेकिंग भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो इतना कुछ, इतना सेशंस करने के बाद ऐसे लग रहा है यार अकाउंटिंग तो कितना सही है। बिजनेस का अकाउंटिंग होने से तो फायदा है। हम लोग को पता चल जाता है फ्रॉड्स एंड एरर्स क्या होने वाला है, ये पता चल जाएगा। हम लोग स्टॉप कर पाएगा, किस बिजनेसमैन से कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, हिसाब पता चल जाता है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एंड रीजन क्या है वो भी पता चल जाता है। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है वो पता चल जाता है। टैक्स अथॉरिटी को कितना पेमेंट करना है वो पता चल जाता है, राइट। कितना कुछ है। लोन लेना है तो लोन लेने के लिए चेहरा तो देखेगा नहीं, वो अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, तो वो देने से इजीली लोन भी मिल जाता है। कितना फायदा है। तो क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है क्या इसका? जहां फायदा है वहां लूपहोल तो होता ही होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखो क्या है। बिजनेस कौन करते हैं? बिजनेसमैन। उस बिजनेस का अकाउंटिंग कौन करता है? बिजनेसमैन खुद ही। अरे बिजनेसमैन का एम्प्लॉय हुआ ना अकाउंटेंट, तो है नहीं, बिजनेसमैन खुद ही उसका अकाउंटिंग कर रहा है। सोचो तुम्हारा ही धंधा, तुमको ही फ्रीडम है। जैसे कि सपोज तुमको एक स्क्रैप बुक दिया जाए, तुम्हारा खुद का स्क्रैप बुक है, तुमको खुद को अपने बारे में लिखना है, तुम बुरा लिखेगा क्या? तुम तो अच्छा ही लिखेगा ना, बुराई तो छुपाएगा। तुम क्या कोशिश करेगा, तुम्हारा सारा बुराई छुपा दे और सारा अच्छा ही लिखे, राइट। तो ऐसा ही तो बिजनेस में होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी यहाँ पे यस, ब्लैक मनी छुपाएगा और व्हाइट मनी दिखाने का कोशिश करेगा ना बिजनेसमैन, क्योंकि अकाउंटिंग करने का पावर तो उसी के पास है ना। यानी यहाँ पे वो बाइज्ड हो जाता है। क्योंकि जब आपको, जैसे कि सपोज आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है, जिसके अंदर है ना, मुन्ना भाई जब पहली बार लेक्चर अटेंड करता है ना, तब वो जो डीन होता है वो आके बोलता है कि एक डॉक्टर के अंदर में फीलिंग्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टूडेंट खड़ा होके बोलता है कि पहला सेशन है, सब कोई वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आया है, तो बोलता है तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? वो बोलता है कि हम हर एक पेशेंट को अपना फ्रेंड का तरह फील करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज जहां पे आपका फीलिंग्स होगा वहां पे आप बायस हो जाते हो। जैसे कि एक डॉक्टर को उसके ही बच्चे का ऑपरेशन करने बोले तो उसका हैंड शिवर करने लग जाएगा, लेकिन जब वो किसी दूसरे का ऑपरेशन करता है एकदम स्टैटिक रहता है ना। तो यही चीज है। तो जब हमें हमारे बिजनेस के बारे में ही रिकॉर्ड करना है तो वी कैन बी बायस्ड। हम लोग बायस हो सकता है, अनबायस्ड हो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि सपोज तुम्हारा कोई 12th बोर्ड्स का कॉपी है और तुम्हारे पेरेंट्स कोई प्रोफेसर है, उनके पास में वो कॉपी चला गया, थोड़ा बहुत तो बायसनेस होगा ही होगा, हुए बिना रह ही नहीं सकता। हल्का सा ही हो, चाहे मिनिमल 2% 5% कुछ भी हो, थोड़ा बायसनेस तो आ ही जाता है ना। सपोज आपकी क्लास टीचर आपकी मम्मी है, कभी ना कभी तो बायसनेस दिखाएंगे ना, आपको नहीं डांटेंगे या फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कभी ना कभी। स्कूल का एचओडी का बेटी फोन लाया तो उसको नहीं पकड़ा, बाकी सारा का फोन ले लिया, ये होता ही है, यानी बायसनेस होता है ना। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में जब आप ही अपने बिजनेस चलाने वाले हो, आप ही उसका अकाउंटिंग करोगे, तो इसमें बायसनेस होगा। तो लिखेंगे एक एक करके डिसएडवांटेज और समझते जाएंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको लिमिटेशंस भी बोल दो या डिसएडवांटेजेस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस बोलो या लिमिटेशंस बोलो, बात एक ही है। नंबर 1, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन बायसनेस दिखाते तो उसको पकड़ा जा सकता है क्या अकाउंटिंग? हाँ, चेक करके ट्रायल बैक मार के पकड़ा जा सकता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल
जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। कैसे? जैसे कि सपोज आपने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदा, ठीक है। मशीन पड़ा वैल्यू बढ़ेगा क्या उसका? धीरे धीरे तो डिक्रीज होगा ना। जब कोई भी एसेट, मशीन आपके लिए एसेट है, यूज करते करते या फिर पड़ा खराब भी हो जाता है तो उसका वैल्यू कम होता है ना। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को हम लोग बोलता है डेप्रिसिएशन। क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन। तो एक नया टर्म सीखा, पहले उसको लिख लेता है, डेप्रिसिएशन। डिक्रीज in value of tangible asset is known as depreciation। भैया ये क्या लिख दिया आप? टेंजिबल एसेट? ये तो कोई पूछा ही नहीं मेरे से भैया, ये क्या होता है टेंजिबल क्या होता है? यस, राइट। इसका मतलब क्या एसेट्स दो तरह का होता है क्या? यस, एसेट्स, मेरे पास दो तरह के एसेट्स होती है, एक टेंजिबल होती है और एक इनटेंजिबल होती है। बिजनेस में दो तरह की एसेट्स होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको अपन छू सकता है, यस, जिसको अपन देख सकता है, जिसको अपन फील कर सकता है, उसको बोलता है टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मशीनरी, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, जस्ट फील कर सकता है। एग्जाम्पल, गुडविल ऑफ अ बिजनेस दिखता है क्या? नॉलेज दिखता है क्या? यू कैन जस्ट फील कि किसी के पास नॉलेज ज्यादा है और किसी के पास नॉलेज कम है। ठीक है, 3 इडियट्स याद है क्या? उसमें उसके पास क्या होता है? उसके पास है ना, हम लास्ट में आमिर खान के पास अराउंड 400 एक टर्म यूज करता है जिसके लिए चतुर उसको ढूंढ रहा होता है। वो बहुत सारा टेक्नोलॉजी बनाता है, फिर टेक्नोलॉजी को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेता है। यस, उसके पास 400 पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स को दिखता है क्या? इट इज ए टेक्नोलॉजी, यू कैन जस्ट फील इट, दिखता नहीं है। तो पेटेंट भी क्या है? इनटेंजिबल एसेट। समझ में? गुडविल, पेटेंट, नॉलेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी को अपने नाम पे रजिस्टर करा दिया। यस, जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं तो आप उसको अपने नाम से लिखा दो, तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। इफ करेगा तो उसमें तुम केस कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे कि आप मूवी हॉल में जाता है तो एक दोस्त जाओ, बढ़िया सा आईफोन लेके जाओ, पूरा मूवी रिकॉर्ड करके बाहर लेके आ जाओ, सब बैठ के देखो प्रोजेक्टर में, एक टिकट में सबका काम हो जाएगा। ऐसा करने देता है क्या? थोड़ा सा भी आप चालू करते हैं ना तो वहां पे जो थिएटर में जो इनबिल्ट उनके जो स्टाफ होते हैं ना, वो आके बोल देते हैं सर प्लीज नॉट अलाउड, रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटरी है, आपके ऊपर लीगल केस हो सकता है, जेल हो सकता है आपको। राइट? क्यों? बिकॉज दैट कंटेंट इज कॉपीराइटेड। कॉपीराइटेड मतलब आप कॉपी नहीं कर सकता। कोई भी बड़े बड़े ऑथर्स की बुक उठा के देख लो, जैसे कि आपके पास में डीके गोयल सर की बुक है, तो वहां से कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। जो भी कंटेंट कॉपी कर करके दे रहा है ना, वो गलत दे रहा है। यदि आपको वहां से कट पेस्ट मारना है
तो आपको डीके सर का परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हो। सो कॉपीराइट को दिखता थोड़ी ना है, इट इज जस्ट अ नॉलेज जैसा ही है, ठीक है। तो ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट। अब कैसे पता चलेगा कोई बुक कॉपीराइटेड है या नहीं है? यदि आप लोग देखोगे, एक सिंबल होता है, सी बोल के एक सिंबल होगा आपका पेज, जहां पे पेज का प्राइस वगैरह लिखा हुआ है ना, आर्या पब्लिकेशन, दिल्ली ऑफिस, वहां पे देखो सी करके दिया हुआ रहेगा, तो वो है कॉपीराइट सिंबल। हाँ, मतलब ये बुक कॉपीराइटेड है, आप इसका कोई भी कंटेंट अपने बुक्स में कॉपी नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। तो टेंजिबल एसेट में एग्जांपल हो गया, यस, और पकड़ा गया तो जेल। जैसे आप लोगों ने देखा है नाइकी और एडिडास का डुप्लीकेट बहुत मिलता है, लेकिन पकड़ा गया तो जेल है ना। तो वो क्या है, नाइकी का जो नई सिंबल, प्यूमा का जो वो होता है सिंबल, एडिडास का, नाइकी का वो टिक, नाइकी का वो टिक, ऐसे ही कोई भी नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है, क्लियर है, वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। तो मशीनरी हो गया, एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया। सर अगर कोई चीज का डेप्रिसिएशन भी होता है तो किसी चीज का तो इंक्रीज भी होता है प्राइस। लैंड द ओनली एसेट इज विच इज एप्रिशिएटेड इज लैंड। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। सर ये सेम गोल्ड होता है नहीं, गोल्ड डेप्रिशिएट हो सकता है, वैल्यू गिर सकता है उसका। वैल्यू बढ़ भी सकता है ना। हाँ, तो सिर्फ बढ़ना और घटना दोनों सिनेरियो है ना, ठीक है, बट लैंड हमेशा वैल्यू बढ़ेगा। लैंड मीन्स नेकेड लैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, लैंड नेकेड प्रॉपर्टी, वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑलवेज, कभी भी रिड्यूस नहीं होता। चाहे वो पड़ा रहे तो यानी वो डेप्रिशिएट नहीं होता, आई बात समझ में। बट गोल्ड वगैरह डेप्रिशिएट हो सकता है। तो कोई अलग कैटेगरी में आएगा कि डेप्रिसिएशन का भी आएगा। गोल्ड डेप्रिसिएशन, पड़ा पड़ा खराब हो गया तब वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू में ही आएगा। तो टेंजिबल में तुम्हारा क्या क्या हो गया, मशीनरी, एसी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल में क्या हो जाएगा, यस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। समझे? तो भैया टेंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू कम होता है तब तो हमने टर्म सीखा डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो इनटेंजिबल एसेट का जब वैल्यू कम होता है तब क्या बोलते हैं उसको, वो भी तो सेम ही बात है, एसेट ही है, बट वी यूज अ डिफरेंट टर्म, उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? amortization। decrease in the value of intangible asset is known as amortization। AMORTISATION, अमोर्टाइजेशन। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस नाम अलग अलग यूज होता है हमारे अकाउंट्स में। एक है इंटेंजिबल और एक है टेंजिबल। यस, टेंजिबल के लिए वी यूज द टर्म डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हम लोग था डिसएडवांटेजेस में इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। जैसे कि अब देखो एसेट है, आपने एक मशीन खरीदा, हो सकता है उस मशीन का लाइफ आपके अकॉर्डिंग 10 साल चलेगा, इसके अकॉर्डिंग 5 साल चलेगा, इसके अकॉर्डिंग 8 साल चलेगा,
तो आप तो उसके अकॉर्डिंग ही डेप्रिशिएट करोगे ना। सपोज 1 लाख का मशीन खरीदा, उसका लाइफ है 10 इयर्स, तो हर साल आप कितना रुपए का एसेट यूज कर रहे हैं? 10,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, एवरी ईयर 10,000 का एसेट यूज होता जा रहा है। अब हो सकता है एज ए बिजनेसमैन मैं सोचूं कि नहीं, ये तो 5 साल ही चलेगा, तो हर साल कितना यूज कर लूंगा मैं? 20,000। तुम्हारे अकॉर्डिंग 10,000 और मेरे अकॉर्डिंग 20,000, तो वैल्यू डिफर कर गया ना फॉर द सेम एसेट। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। क्लियर है? डिटेल में अपन नेक्स्ट सेशन में लिख लेगा। समझ में आया व्हाट डू मीन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट? और भी होता है, जैसे स्टॉक। स्टॉक पढ़ा था ना हमने, गुड्स लाइंग अनसोल्ड। तो स्टॉक को दिखाने का भी 2-3 तरीका है अकाउंट्स में। स्टॉक कैन बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा, मार्केट वैल्यू मतलब कल इसको मार्केट में क्या वैल्यू रहेगा, उन दोनों में से जो कम है उस पर दिखा सकता है। कुछ लोग कॉस्ट फॉलो कर सकता है, कुछ लोग मार्केट वैल्यू यूज करता है। फिर इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स है इस वैल्यू को निकालने का। फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड होता है, वेटेड एवरेज। अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो जिस बिजनेसमैन का जो मन वैसा यूज करेगा ना, तो यही तो है डिसएडवांटेज। सबको एक जैसा नहीं कर रहा है, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। क्लियर है? नंबर 2, based on accounting concepts and conventions. Concepts and conventions मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड है। इफ जैसे डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है, कोई चीज डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट करना ही पड़ेगा। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हर बार मैच करना ही पड़ेगा। एसेट्स को आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में लिखना है, और लाइबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में। एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हम लोग सिर्फ बिजनेस का बात लिखेगा, बिजनेसमैन का नहीं लिखेगा, राइट। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज ही तो है। मेरा मर्जी में सिर्फ डेबिट करेगा, क्रेडिट नहीं करना मेरे को सिर्फ एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इस पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, आपके स्कूल के भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मेरी मर्जी में कुछ भी पहन के जाएगा। एक्सेप्शन है, लेकिन आपको स्कूल है तो स्कूल यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं आपका जो तो मर्जी करते जाओगे। ऐसा नहीं बीच रास्ते में खड़े होके मैं तो आज यहीं पे सोऊंगा, बोतल तोड़ूंगा, पार्टी करूंगा, ऐसा अलाउड हो, खिड़की तोड़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। देयर इज सर्टेन रूल्स ऑफ द सोसाइटी, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना उस सोसाइटी से आपको निकाल देगा ना। तो वो डिसएडवांटेज है ना। जहां पे आपका रेस्ट्रिक्शन आ गया वहां आपका डिसएडवांटेज आ गया, लिमिटेशंस हो गया आपके लिए। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ध्यान रखना, जब मैं डिसएडवांटेज बोलता हूं इसका मतलब मैं लिमिटेशंस भी बोल रहा हूं। लिमिटेशन या ड्रॉबैक, हाँ, बात एक ही है। डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, सब कुछ एक ही मीनिंग होता है। क्लियर है? ये अपना कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है। तीसरी बात, हमने एक बार डिस्कस किया था कि सपोज 2 टॉप लेवल के मैनेजमेंट में झगड़ा चल रहा है, क्या हम उस बात को लिखेंगे क्या? नहीं, लेकिन 2 टॉप लेवल के मैनेजमेंट के झगड़े की वजह से 5 लाख का लॉस हो गया, वो लिखेगा। यानी जो बातें मॉनिटरी टर्म्स की होती है वो तो लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन जो नॉन मॉनिटरी उसको नहीं लिख रहा। लेकिन क्या मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन है ना। क्या पता अच्छे से काम ना करते बिजनेस डूब भी सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। सोचो, आपके
प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नहीं बनती। प्रिंसिपल कुछ बोलेगा काम एग्जीक्यूट करने, वाइस प्रिंसिपल करेगा नहीं। वाइस प्रिंसिपल कुछ अच्छा बोलेगा ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मानेगा नहीं, तो कॉलेज स्कूल का भला ही नहीं होगा ना, राइट। बट है तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या ये नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है क्या कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में झगड़ा चल रहा है, आज की ताजा खबर? ऐसा नहीं होता ना। तो यानी अकाउंटिंग क्या करता है, ये मेरे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को छुपा देता है। ये सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटेटिव, यानी जिसको तुम पैसे में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इट इग्नोर्स qualitative, it ignores qualitative information। जैसे कि सपोज फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन ये तो, बट स्टिल हम लोग का अकाउंट्स उसको नहीं बताएगा। आग लगने से 10 लाख का लॉस हो गया, ये बता देगा। यानी ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इग्नोर कर देता है, एंड क्वांटिटेटिव बातों को दिखाता है। क्लियर है? बेस्ड ऑन historical cost concept। हिस्टोरिकल है ओरिजिनल ना? यस, हिस्टोरिकल मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब बिजनेस में जब आप कोई एसेट को परचेज करते हैं तब आप उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। अब वो बिजनेस में चलती आ रही है ना, तो वो वैसे ही है। हो सकता है उसका आज का मार्केट वैल्यू 0 हो गया है, बट स्टिल वो आपके बुक्स में दिख रही है, या फिर मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गया है। जैसे कि आपने एक लैंड परचेज किया 1 लाख रुपीज में बिजनेस के नाम पे, आज उस प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ हो गया है। स्टिल हम हमारे बिजनेस में उसको कितने में दिखाते हैं, 1 लाख में, बिकॉज दिस इज द लिमिटेशन। क्योंकि हम कुछ भी दिखाएंगे उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। 1 लाख का तो डॉक्यूमेंट है, बट 1 करोड़ का वैल्यूएशन का डॉक्यूमेंट मैं कहां से लाऊं? कोई बायर होगा, वो खरीदने को रेडी है, कोई ऐसा भी तो निकलेगा वो बोलेगा ना ना 50 लाख का वैल्यू है इसका। या तो पहले मुझे एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं ना, ऐसे हवा हवा में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि दिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्लियर है? सर जैसे मान लीजिए कोई सामान कोई सेलर खरीदा रीसेलिंग के लिए, बट अचानक से कुछ दिन बाद उसका मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो अब लोग खरीदने आएगा, उन लोग तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही आएगा। जब तक सेल नहीं होगा तब तक तो उसके बुक्स में उसने जितने में खरीदा था उतने में ही दिखा पाएगा ना वो। तो ये तो लिमिटेशन हो गया, उसको पता है मार्केट वैल्यू गिर गया है, बट फिर भी वो अपने बुक्स में उस वैल्यू को गिरा नहीं पा रहा है। इसके कारण उसका लॉस भी हो सकता है। हाँ, लॉस दिखा सकता है ना वो अपने बिजनेस में, बट दिखा नहीं पा रहा है। क्लियर है? लिमिटेशन है ये उसका, क्योंकि ये हम लोग पढ़ेगा नेक्स्ट सेशन में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, जब इसको लिखेगा ना तब इसके साथ साथ में फिर हम लोग लास्ट में लिखेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता क्या है। क्लियर है? देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मेरे को अकाउंट्स कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता ही नहीं। कैसे? एक बात बताओ, मैं बोलूं आपके बारे में, आप अच्छे हो या बुरे हो, मुझसे कोई पूछे तो मैं उनको बोलता था वो नहीं अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है पढ़ाई में, आपके पेरेंट्स आएंगे। इज माई इंफॉर्मेशन कंप्लीट? वाई? चलो डिटेल में भी बता दिया, फिर भी कंप्लीट है क्या? अरे क्या पता कल को तुम पढ़ाई में खराब हो गए तो, यानी चेंज होता रहेगा ना इंफॉर्मेशन। तो यानी बिजनेस के अंदर में करंट ईयर का प्रॉफिट पता भी चल गया तो अगला साल लॉस भी तो हो सकता है। ये सारा 100% एक्यूरेसी तो दे ही नहीं रहा है मेरे को फ्यूचर के बारे में। तुम्हारे बारे में एकदम परफेक्ट कि तुम अच्छे थे या बुरे थे मैं कब बता सकता हूं? एकदम परफेक्ट, फिर वो चेंज भी नहीं होगा लाइफ टाइम। नहीं, आपके क्लोजिंग बिजनेस का नहीं पूछा मैंने, तुम्हारे बारे में। जिस दिन तुम भगवान जी के पास चले, क्योंकि उसके बाद एक बार इंसान मर गया फिर तो एग्जैक्ट बता सकता है ना कि अच्छा था या बुरा था।
आज मैं किसी के बारे में बताऊंगा कि ये अच्छा है, कल बुरा भी तो हो सकता है, तो ये तो मेरा इनकम्प्लीट हुआ ना, राइट। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में जो आपका प्रॉफिट लॉस पता चलता है, क्या वो एग्जैक्ट है क्या? इट विल कीप ऑन चेंजिंग। एक्चुअल प्रॉफिट लॉस बिजनेस का कब पता चलेगा? जब जिस दिन परमानेंटली बिजनेस को अपन बंद करेगा। समझ में आया? तो यानी अकाउंट्स का एक लिमिटेशन, ये मुझे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट नहीं देता है, जिसकी वजह से फॉरकास्ट करना पॉसिबल अच्छे से नहीं हो पाता, फ्यूचर नहीं देख सकते ना हम लोग। क्लियर है ये चीज? एंड द लास्ट पॉइंट, it is affected by window dressing. It is affected by window dressing. अभी ये क्या है? विंडो का मतलब खिड़की, ड्रेसिंग का मतलब पर्दा लगा देना। यानी आपके घर पे सबसे गंदी खिड़कियां रहती है, तो आप उसको छुपाने के लिए क्या करते हो? पर्दे लगा देते हो, छुप गया ना। झूठ पे पर्दा डाल दिया, यानी झूठ पे यानी झूठ पे पर्दा डाल देता है। अफेक्टेड बाय विंडो। सिमिलरली हम लोग भी बिजनेस में क्या करते हैं? हमारे फिगर्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे कि हो सकता है जानबूझ के जो ईयर एंड में जो 31 मार्च है, उस दिन जो हमने सेल्स किया, उस दिन सेल्स दिखाया नहीं, और उस सेल्स को हमने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स कम करने के लिए, सेल्स कम दिखेगा तो प्रॉफिट भी कम आएगा ना। और हो सकता है जानबूझ के हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि परचेज करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। एक्सपेंसेस, हाँ, परचेज दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, बट आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में लोन लेना है। लोन तभी मिलता है जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो ईयर एंड में ये जो 25 मार्च से लेके 31 मार्च है ना, यहाँ बहुत मैनिपुलेशन होता है। बिजनेसमैन जानबूझ के परचेज या सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते, सोचते अब तो साल खत्म होने वाला है, नेक्स्ट ईयर ही रिकॉर्ड कर देगा। जैसे तुम लोग करता है कॉपी के साथ, कि नया कॉपी में ही 2 पेज बचा, सर आज नहीं, आज रहने दो ना, कॉपी खत्म हो गया, मेरा तो जगह ही नहीं है, अब नया कॉपी लाएगा उस दिन कर लेगा, राइट। दिस इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। बिजनेस के अंदर में भी हम लोग क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, और इसको कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज हम तो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ना। बट स्टिल देयर इज अ लिमिटेशन, इसको ट्रैक करना बहुत टफ है। कर सकते हैं बट नॉट इम्पॉसिबल, बट बहुत टफ है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया? आप लोग नेक्स्ट सेशन में जब आओगे तो ये पूरा अच्छे से रिवाइज करके आओगे, क्या क्या है नाम्स वगैरह, हेडिंग्स, एंड जितना अभी तक पढ़ा पूरा अच्छे से मैं पूछूंगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।